हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर का सामान्य विज्ञान पॉकेट जीके, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है 1 मिनट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एंड थर्ड है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत में भी हमारे दो स्रोत मिलते हैं, पहला धार्मिक साहित्य एंड दूसरा लौकिक साहित्य। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। तो 1 मिनट पुरातात्विक स्रोत। हाँ, तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत का विवरण हम लोग को कहाँ से मिलता है। तो अभिलेख से। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों एंड मुद्राओं पर उत्खनित है, आधारित है। तो वो दोस्तों अभिलेख हम लोगों का कहाँ से मिलता है, स्तंभ से एंड दीवारों पे एंड ताम्रपत्रों से मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मीन्स जो ताम्रपत्रों पे जो अभिलेख मिले हैं, दीवारों पे जो अभिलेख मिले हैं, मुद्राओं पे जो अभिलेख मिले हैं, इसे अध्ययन करने के एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और 1 मिनट नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व लगभग पुराना है। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग का है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख भारतवर्ष का हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। और एक ये पॉइंट रह गया दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्म सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये तो हो गया। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ से हम लोग को प्राप्त होता है। तो गरुड़ स्तंभ डायरेक्ट पूछ लेगा दोस्तों, गरुड़ स्तंभ किस से प्रमाण मिलता है, भागवत धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। सोहगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एरन जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त बड़ा भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो यह भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला था। तो हुनराज तोमर के लेख में अंकित है। ये एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। ये बड़ा भगवान पर आधारित था। चलिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा दोस्तों। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी सबसे पहले कहाँ प्राप्त होती है, मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर, ये याद रखिएगा दोस्तों, मंदसौर अभिलेख से हम लोगों को
रेशम बुनकर कई श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि मौर्य शासक अशोक का इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर जो कि है अशोक का इतिहास लिखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, डॉक्टर D.R. भंडारकर और इसका अशोक से रिलेटेड इसका आएगा ऑप्शन, तो डायरेक्ट उसमें मार दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण अभिलेख हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि है कलिंग राजा राज नहीं होगा यहाँ पर, राजा होगा, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक एवं जो कि है कलिंग राजा खारवेल। तो दूसरा नंबर है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो कि है रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का अभिलेख से हम लोगों को सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख जो कि गौतमीपुत्र 7 किरनी तथा 7 वाहनों की उपलब्धियां प्राप्त है। इसमें नासिक अभिलेख में याद रखिएगा दोस्तों, गौतमीपुत्र एंड 7 वाहनों की उपलब्धियां। नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र, 7 वाहनों की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से आप लोग समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें यह दोस्तों एक ट्रिक भी है, प्रयागराज एक नदी के नाम जगह का नाम है जो कि गंगा या जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें आप समुद्रगुप्त याद रखिएगा, एक नदी हो गया प्रयागराज एंड एक समुद्रगुप्त मीन्स समुद्र, नदी समुद्र ऐसे याद रखिएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा याद हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों अपना है ऐहोल अभिलेख जो कि है पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। छठा नंबर में है दोस्तों मंदसौर अभिलेख हो गया अपना, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, 7वां नंबर है ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। गो से ग्वालियर, गो से गुर्जर प्रतिहार, गो से ग्वालियर, गो से गुर्जर प्रतिहार याद रखिएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में बताता है। तो चलिए नेक्स्ट 8 नंबर हम लोग जानते हैं भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ जो कि स्कंदगुप्त से है, हुनों पर विजय की विवरण इसमें मिलता है। तो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों पर विजय का विवरण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट 9 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 1 मिनट, हाँ 9 नंबर है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा का हो गया बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन, पाड़ा विजय सेन याद रखिएगा दोस्तों, देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन। फिर आ गया बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख जो है हर्षवर्धन के उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, बांसखेड़ा है और मधुबल है, इसको हर्षवर्धन से रिलेट कर लीजिएगा। बांस मधुबल, मधुबाला में हर्षवर्धन डायरेक्ट रिलेट कर लीजिएगा। बांसखेड़ा मधुबल हर्षवर्धन, ये तीनों याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ट्रिक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। 7 बानों की उपलब्धियाँ, बालाघाट कार्ले 7 बानों की उपलब्धियाँ ऐसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। बाकासा बालाघाट कार्ले अभिलेख 7 बानों की उपलब्धियाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियाँ।
अयोध्या अभिलेख जो कि है शुंगों की उपलब्धियाँ। आप याद रखिएगा, अयोध्या में शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हो गया भरहुत अभिलेख। भरहुत अभिलेख में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंग द्वारा निर्मित। भरहुत शुंग। तो शुंग वंश की उपलब्धियाँ दोस्तों 2 हो गई, अयोध्या अभिलेख में भी मिलती है और भरहुत अभिलेख में भी शुंग वंश का मिलते हैं, लेकिन इसे शुंग नरेन शब्द से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, सती प्रथा का पहला अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में हम लोगों को सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। और इसे किसके द्वारा शासक है? तो भानुगुप्त याद रखिएगा, एरन भानुगुप्त सती प्रथा। ASB याद रखिएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट आपको रिलेट हो जाएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना आ गया सिक्के। अब हम लोग सिक्के देखते हैं कि कौन कौन से सिक्के में प्राप्त हुए हम लोगों को पुरातात्विक इतिहास। तो चलिए, सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। तो दोस्तों पुराने सिक्के भी किस किस चीज़ के बनते थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में करसापन कहा जाता है। ये भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो करसापन कहा जाता है। करसापन किसे कहा जाता है? साहित्य में सिक्कों को करसापन कहा जाता है। इसे आहत सिक्का कहा जाता है, प्राचीनतम सिक्कों को। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कनिष्क के सिक्कों में से उसका बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाणित होता है। अब दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे पहला किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट ये कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होने प्रमाणित होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों का इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्का है। तो ये भी दोस्तों डायरेक्ट पूछ देगा, इंडो यूनानी एंड इंडो सिथियस जो है इसका जो प्रमुख स्रोत सिक्का था, जो मतलब सारा कुछ सिक्कों से ही वर्क करते थे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या आ गया? आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों सबसे पहले सिक्के स्टार्ट हुए थे, ये ज़्यादातर चांदी के सिक्के चलाए गए थे, मीन्स सिल्वर कॉइन्स चलाए गए थे। और इसमें पंचमार्क सिक्का कहलाते थे, क्योंकि इस पर पंचमार्क दिया जाता था। किसी भी चीज़ का सिक्कों पर पंचमार्क के चलाया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है कि रोमन सिक्के अरिखमेडु पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए। ये भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि रोमन सिक्के हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिखमेडु पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अरिखमेडु पुडुचेरी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। तो दोस्तों हम लोग को ये देख लेंगे कि उत्तर भारतीय। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली द्रविड़ शैली। द से दक्षिण हो गया, आप लोग ये डायरेक्ट डिलीट कर लीजिएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली जो थी द्रविड़ शैली। द से दक्षिण, द से द्राविड़, द से दक्षिण, द से द्राविड़। और उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली जो थी अपना नागर शैली थी। उना याद रख लीजिएगा, उत्तर नागर। और चलिए नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है दोस्तों, जबकि दक्षिणयान के
वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि दक्षिण और नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग कौन से मंदिर में हुआ है? तो बेसर शैली के मंदिर में हुआ है। बेसर शैली में द्रविड़ प्लस और नागर, ये याद रखिएगा। द्रोण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो सबसे पहले यथार्थ झांकी किस में मिलती है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। बरहुत में मिलती है एंड बोधगया, सांची और अमरावती। तो बरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती, याद रखिएगा दोस्तों। बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो एक बार और देख लीजिएगा। बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती और मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकियाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? तो अजंता गुफा की उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की यशाश्वत सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालिक कलात्मक और तत्कालिक जीवन की झलक मिलती है। तो अजंता गुफा में दोस्तों क्या क्या मिलता है? माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों का यथाश्वत सर्वकालिक है। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट याद रिलेट कीजिएगा। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी की चित्र जो है अजंता गुफा से प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ, अब हम लोग दोस्तों साहित्य स्रोत से बारे में देखते हैं। साहित्य स्रोत में पहला आ गया वैदिक स्रोत। वैदिक स्रोत में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं, इसके अंतर्गत वेद और उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। यानी दोस्तों वैद में सबसे पहले क्या क्या आता है? ग्रंथ आ गया अपना, पुराण आ गया, महाकाव्य आ गया, स्मृति आ गया इत्यादि। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह दोस्तों याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान, वेद का ज्ञान, इसको भी डायरेक्ट याद रखिएगा, वेद ज्ञान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने का कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा, श्रवण ऐसे भी आप लोग दोस्तों रिलेट कर पाइएगा। श्रवण और श्रुति, श्रो इसमें आ रहा है, जैसे ही देखिएगा श्रवण, इसमें श्रुति आप टिक मार दीजिएगा। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने का कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? वेदों की संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल चार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो दोस्तों वेद जो है, वेद किसने रचा है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसी को जनक माना जाता है वेद का। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे वेद आ रहा है, इसमें भी वेद आ रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अपना रिलेट कर लीजिएगा, इसमें टिक मार दीजिएगा। तो वेद कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? ऋग्वेद एंड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेद दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब हम लोग आगे, इसको तो मैंने देख लिया दोस्तों, चलिए इसको
हाँ ऋग्वेद, सबसे पहले 4 वेद था दोस्तों, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद देखने वाले। तो ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र है। चरणों से मुक्त यंत्र का अर्थ होता है ऋग। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट आ जाएगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है अपना एंड 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है दोस्तों, एक बार बताइएगा। ऋग्वेद में अपना 10 मंडल हो गया एंड 1028 सूत्र हो गया एंड 10,462 ऋचाएँ हो गया। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है दोस्तों? वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो दोस्तों जो ऋचाएँ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री। होत्री ऋचाओं को पढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा दोस्तों? विश्वामित्र, जो कि 3 मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट पूछ देगा कि शूद्रों को कौन से मंडल में जोड़ा गया है। तो आप लोग 10वें मंडल में टिक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। तो दोस्तों शूद्रों को पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः भुज, मुख, भुज, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है तथा शूद्र है, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुख से, क्रमशः मुख से, कोमा भुजा से, कोमा जंघाओं से एवं चरणों से। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में दोस्तों ये याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ तथा अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामानवांतर के 3 पागों का अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। वामानवातर के 3 पागों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। यजुर्वेद, दूसरा नंबर दोस्तों यजुर्वेद। पहले हम लोग ऋग्वेद देख लिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 10 मंडल थे एंड 1028 सूक्त थे एंड 10,462 ऋचाएँ थे। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजु का अर्थ यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यज्ञ होता है। और यहाँ पे ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋक्, मीन्स छंदों तथा प्राचीन चरणों से मुक्त यंत्र। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यजु का अर्थ यज्ञ है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या क्या चीज़ मिलता है दोस्तों? यज्ञ के बारे में, विधि विधान के नियमों के बारे में मिलता है। तो वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। जो मंत्र है वैदिक मंत्र, वो यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धायु कहलाते हैं।
तो दोस्तों यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उसे अर्धायु कहलाते हैं। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, अर्धायु किसे कहते हैं? यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धायु कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धायु। ये तो हो गया दोस्तों। एक ऐसा वेद जो गद व पद दोनों शैली में है, यजुर्वेद। वो दोस्तों तो ये बोल रहा है यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों शैली में है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ये वेद जो है गद एवं पद दोनों शैली में है, तो यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? ये यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। तो कौन सा कर्मकांड प्रधान है? जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसमें यज्ञ हो, सारा नियम विधि विधान हो, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। तो कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद के 2 भाग हो गए अपना, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला वेद पढ़ते हैं जो कि है सामवेद। चलिए नेक्स्ट सामवेद की ओर देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब सामवेद, साम का अर्थ है ज्ञान या संगीत, ज्ञान या संगीत। यहाँ पे यजुर्वेद का अर्थ क्या था दोस्तों? यज्ञ, या से यजुर, या से यज्ञ। यहाँ पे साम, साम मतलब कि ज्ञान हो गया, संगीत हो गया। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सामवेद में गानों का ज़्यादा महत्व दिया गया है, संगीत का भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्गाता कहते हैं। तो दोस्तों सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता, उद्गाता। तो सामवेद तो डायरेक्ट है दोस्तों कि सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। संगीत मीन्स गाना उना हो गया, तो इसको डायरेक्ट या रिलेट कर लीजिएगा उद्गाता से। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? उद्गाता, और सामवेद से रिलेटेड है। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ यानी मंत्र है, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। ये भी दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेगा कि सामवेद में कितने मंत्र है? तो 1875 याद रखिएगा, 1875 सामवेद में है। और इसमें 75 जो है अपना ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से 75 लिए गए हैं। टोटल कितना है? 1875। तो अर्थवेद, गंधर्ववेद ये दिया गया है। इसकी प्रमुख शाखाएं जो है कौथुमीय, जैमिनीय और रामानीय है। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, कौथुमीय एंड जैमिनीय, रामानीय किससे संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है। सामवेद से 3 चीज़ संबंधित है दोस्तों, कौथुमीय, जैमिनीय, रनानीय। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बोल रहा है दोस्तों? 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। अथर्ववेद, जाहिर सी बात है दोस्तों, अथर्ववेद मीन्स अथर्वा, ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, अथर्वा, अथर्ववेद तो वही है, इसको लिखा है। तो अथर्ववेद को कौन लिखे? अथर्वा। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद कहा गया है तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगारिष ऋषि थे। अंगारिष भी है जो अथर्ववेद को लिखे हैं। तो दोस्तों कौन कौन से? अथर्वा और अंगारिष, अथर्वा प्लस अंगारिष, ये दोस्तों याद रख लीजिए। क्या लिखे? अथर्ववेद को लिखे हैं, अथर्वा, अंगारिष। इसे अथर्वग्री शवदेव भी कहा जाता है। दोस्तों इतना बड़ा ये भी आ जाएगा, मीन्स जस्ट आगे देख लीजिएगा अर्थ लगा हुआ है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भेषज वेद किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहते हैं। भौ अथर्ववेद, भेषज अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको, हाँ तो दोस्तों इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन से वेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद में। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी, मीन्स सबसे नया जो अपना वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड है, 73 सूक्त है और 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्गत है। मतलब कि दोस्तों 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों जो ये लिया गया भौतिकवाद वेद है, इसमें विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण कौन सा वेद में लिया गया, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन कौन सा आ गया दोस्तों, अंधविश्वास अपना प्लस विचार जो कि रिलेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें चिकित्सा और औषधियों का भी उल्लेख किया गया है तथा विचार एवं अंधविश्वासों का भी रिलेशन इसी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें चिकित्सा पद्धतियों का हो गया और इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अंधविश्वास करना मीन्स जादू टोना टोटका यही सब आएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसके उपवेद शिल्प वेद है। तो दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। तो ये इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, शिल्प का अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो कौन से वेद में दोस्तों आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों आर्य एवं अनार्य सभ्यता का प्रभाव दिखता है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा गया है। अच्छा दोस्तों इसको भी याद रख लीजिएगा कि परीक्षित को क्या कहा जाता है, परीक्षित को कुरुओं का राजा। इसे किस में कहा गया, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को 2 पुत्रियों कहा गया है। मीन्स सभा भी पुत्री हो गई, समिति भी पुत्री हो गई, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो दोस्तों इसको न्यू आ गया, पृथ्वी सूक्त को डायरेक्ट रिलेट कीजिएगा अपना अथर्ववेद से। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब हम आ गए ब्राह्मण साहित्य। तो दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ते हैं अब। तो ब्राह्मण साहित्य, इसकी रचना वैदिक साहित्य संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। तो दोस्तों ब्राह्मण साहित्य की रचना कैसे हुई है दोस्तों, तो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने से हुई है। वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने से किसकी रचना हुई है, तो ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य का अर्थ होता है यज्ञ। ब्राह्मण साहित्य का अर्थ होता है यज्ञ, याद रखिएगा। अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। तो दोस्तों यज्ञ कौन कराते हैं, ब्राह्मण ही कराते हैं ना। तो इसी से रिलेटेड है कि ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं।
ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल एंड विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह और राजाओं का नाम का उल्लेख है। इसको भी दोस्तों याद कर लीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण्य में गंधार आते हैं, शल्य आते हैं, कैकई आते हैं, कुरु आते हैं, पंचाल आते हैं, कौशल आते हैं एंड विदेह आदि आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 1 मिनट। तो नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ में देखने वाले हैं कि वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले आ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? आयुर्वेद। और इसको ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं ऐतरेयी एवं कौशितकी ब्राह्मण और ऐतरेयी, जो कि है ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? आयुर्वेद। ऋग्वेद एंड आयुर्वेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है दोस्तों क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का रिलेट कीजिएगा धनुर्वेद से। एंड सामवेद का है गंधर्ववेद। सामवेद स का ग से सामदेव, गंधर्वदेव। यजुर्वेद एंड यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद। अथर्ववेद का हो गया शिल्पवेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण जो अपना रिलेट करेगा दोस्तों, ये अथर्ववेद से रिलेट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हम लोग आ गए आर्णक्य साहित्य। तो इनकी रचना जंगलों अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णक्य कहा जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्णक्य किससे संबंधित है? जंगलों में पढ़ाए जाने वाले रचना को आर्णक्य कहा जाता है। नेक्स्ट आगे इसको बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक, रहस्यात्मक, ज्ञान विषयों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग किसे कहा गया है? आर्णक्य को। इसमें कौन कौन सा दार्शनिक प्लस रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों किसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक दर्शन का विषय का वर्णन किया गया है? तो आर्णक्य में। आर्णक्य जो कि है जंगलों में पढ़ाया गया है एक धर्म में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? आर्णक्य कुल 7 है। आर्णक्य कुल कितने हैं दोस्तों? 7 है। ऐतरेयी अपना हो गया, संख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, मध्यदीन, तत्वकार एंड छंदोदय। दोस्तों आपको इसको याद रखना होगा कि आर्णक्य कुल कितने हैं? तो आर्णक्य कुल 7 है। कौन कौन सा हो गया? ऐतरेयी हो गया, संख्यायन हो गया, तैत्तिरीय हो गया, मैत्रेयन हो गया, मध्यदीन हो गया, तत्वकार एंड छंदोदय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उपनिषद की ओर पढ़ते हैं। उपनिषद 108 जो कि है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो गया उप समीप निष्ठापूर्वक सद बैठना। दोस्तों ये डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? उप समीप निष्ठापूर्वक एंड सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे वेदांत कहा जाता है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, ये दोस्तों याद रखिएगा। उपवे याद रखिएगा, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। तो उपनिषद इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। तो दोस्तों उपनिषद का संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद का संबंध दर्शन शास्त्र से है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपनिषद क्या है? ज्ञान मार्गी रचनाएं। उपनिषद जो है वो ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। तो उपनिषद में कुल कितने रचनाएं हैं, 108, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 ही है। प्रमाणिक उपनिषद 12 ही है दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल 108 है, लेकिन जो प्रमाण में मिलते हैं वो 12 ही है। 12 कौन कौन से है दोस्तों, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मंडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशिकी एंड बृहदारण्यक। सॉरी दोस्तों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। तो दोस्तों 10 किसने लिखे हैं, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जो थे, सॉरी 1 मिनट, शंकराचार्य जो थे 10 उपनिषद को लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छंदोदय उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, छंदोदय उपनिषद जो है, छंदोदय उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, छंदोदय होगा, उसमें कौन कौन से भगवान का प्रमाण मिलता है। छंदोदय में डायरेक्ट श्री कृष्ण का और प्लस गौतम बुद्ध का, याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध जो है छंदोदय से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। तो बृहदेश कौन था तो दोस्तों, ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का जो है मार्ग का मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, बृहदारण्यक में क्या क्या मिलता है दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग वेदांत की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वेदांत वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की गई है, वेदांत को। इसकी संख्या टोटल कितनी है, 6। तो चलिए 6 को देखते हैं हम लोग। वेदांत में सबसे पहले 6 संख्या है। तो सबसे पहले आ गया शिक्षा आ गया, फिर दूसरा कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो दोस्तों आप लोग इसको रट लीजिए, यह डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन इनमें से कौन वेदांत नहीं है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनमें सभी हो जाएंगे दोस्तों। तो शिक्षा का अर्थ क्या हो गया, तो वैदिक स्वरूप का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। अच्छा, वैदिक स्वरूप को शुद्ध उच्चारण करने के लिए जो है ना शिक्षा का निर्माण किया गया है। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो कल्प में, नियमों का उल्लेख कल्प में। तो व्याकरण, इनमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि का नियम बताए गए। तो दोस्तों ये हिंदी व्याकरण में भी हम लोग पढ़े हैं, समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो व्याकरण में आते हैं। और नेक्स्ट चौथा नंबर निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त जो कि है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। दोस्तों निरुक्त को क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान। निरुक्त को डायरेक्ट रिलेट कर लीजिएगा, निरुक्त को
भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है, छंदबद्ध। छंद का संबंध किससे है दोस्तों? तो वैदिक मंत्र से। एंड छठा नंबर मेरा क्या है, 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो छंद शास्त्र पर पिग मुनि का ग्रंथ छंद सूक्त उपलब्ध है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। तो दोस्तों ज्योतिष आ गया सबसे छठा नंबर पे। इसका कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। दोस्तों एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जो था छः कौन कौन से है, वेदांग 6 कौन कौन से है। तो पहला हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण एंड निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अब हम लोग आ गए सूत्र पे। सूत्र में क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। तो क्या है दोस्तों सूत्र? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाना सूत्र कहलाता है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नियम और विधि जो होता है, नियम प्लस जो विधि बनाया गया है वो किस में बनाया गया है? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र को भी याद रखिएगा, नियम और विधि कल्प सूत्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो सबसे पहले है स्रोत सूत्र। यह संबंधित है, यज्ञ संबंधित नियम है। स्रोत अपना हो गया यज्ञ से रिलेटेड, गृह हो गया लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के विवेचन से, और धर्म सूत्र हो गया धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कर्तव्यों के विवेचन से। तो दोस्तों सूत्र 3 टाइप का हो गया। कल्प सूत्र जो कि है 3 टाइप का हो गया। पहला हो गया स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में अपना आ गया यज्ञ से संबंधित, और गृह सूत्र अपना आ गया लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, एवं धर्म सूत्र हो गया धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों सूत्र में सबसे प्राचीन कौन सा है? गौतम। सूत्र में सबसे प्राचीन अपना हो गया गौतम, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पुराण की ओर। पुराण में क्या कहा गया है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। तो दोस्तों डायरेक्ट याद रखिएगा, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। पुराण की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण है। पुराण को क्या कहा जाता है? प्राचीन आख्यान पुराण को कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराण की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। तो पुराण किसने रची है दोस्तों? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष प्लस उग्रश्रवा जो थे वो क्या रचे हैं दोस्तों? पुराण को रचे। लोमहर्ष, उग्रश्रवा, पुराण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं से 4वीं ईसा पूर्व में मीन्स उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, तो उस टाइम पुराण अस्तित्व में आ चुका था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो दोस्तों ये पूछेगा कि कहाँ पे 5 विषयों के बारे में बताया गया है पुराणों में? अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है।
दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो 5 कौन कौन से पुराण हो गए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत एवं मत्स्य। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो दोस्तों भगवानों की वंशावली किसमें पाई जाती है? राजाओं की। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण में काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ क्या दिया गया है? कृषि संबंधित का भी विवरण दिया गया है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो बोल रहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण में का काफ़ी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण का भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले पुराणों को ऐतिहासिक महत्व को किसने पढ़ा है? तो पार्जिटर, वही पार्जिटर था दोस्तों। पार्जिटर जो था वो किसने पढ़ा है? पुराणों को पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुराण से संबंधित वंश। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुराण से संबंधित वंश। 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों मत्स्य का जो वंश है वो शुंग वंश से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, मत्स्य मीन्स ब्लू, शुंग वंश एवं सातवाहन वंश। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, एवं वायु पुराण है जो गुप्त वंश से संबंधित है। ये दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेगा, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मत्स्य पुराण हो गया शुंग वंश एवं सातवाहन वंश, और विष्णु पुराण जो हो गया वो अपना हो गया मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश गुप्त, और वायु पुराण जो हो गया अपना गुप्त वंश से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में क्या बोल रहा है दोस्तों? मनु स्मृति। प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। तो दोस्तों मनु स्मृति क्या है? प्राचीनतम स्मृति है। तो ये कहाँ से मिलती है दोस्तों इसकी जानकारी? शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है इसमें। मनु स्मृति में शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। एवं नीत्शे जो कहता है, जर्मन दार्शनिक है, कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। चलिए तो इसका टीकाकरण भारूची मेधातिथि क्या है? 1 मिनट मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ भारूची हो गया, मेधातिथि हो गया, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। ये दोस्तों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला याकलव्य स्मृति। तो याकलव्य स्मृति में आ गया टीकाकर आ गया, विश्वरूप आ गया, विज्ञानेश्वर, अपार्क। तो ये 3 टाइप का स्मृति हम लोग देख रहे हैं अभी। मनु स्मृति, याकलव्य स्मृति एंड एक और स्मृति है जिसका नाम है नारद स्मृति, और चौथा नंबर में कात्यायन स्मृति। दोस्तों ये सिर्फ स्मृति का नाम भी याद रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में कि इनमें से कौन से स्मृति है। तो मनु स्मृति हो गया, फिर याकलव्य स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, कात्यायन हो गया। तो नारद में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, कात्यायन में इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों डायरेक्ट ये भी याद रखिएगा कि कात्यायन में आध्यात्मिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, और नारद में दासों की मुक्ति का अध्ययन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। तो बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। तो यह भी याद रख लीजिएगा दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक आ गए, सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। चलिए तो अब एक एक करके जानते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन
संकलन कर इन्हीं 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। तो दोस्तों ये त्रिपिटक कब प्राप्त हुई? बुद्ध जब थे निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुआ। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जातक कहा जाता है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक मीन्स बुद्ध के जितने भी पहले जन्मे हैं उसे जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म का सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह किसमें है? तो निकायों में अपना बुद्ध भगवान का क्या है? संग्रह है, कहानी एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांत का निकाय में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। तो दोस्तों याद रख लिए, कथा वस्तु हीनयान से रिलेटेड है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और क्या है आगे भी देखते हैं, जीवन चरित्र एवं अनेक कथानकों का साथ उल्लेखनीय थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता था दोस्तों? 3 पिटक था इसमें और जातक कहा जाता था। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है या प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। कौन कौन से अंग है? अंग हो गया, उपांग हो गया, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुसूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की गई है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो पहले का इतिहास है वो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। ये भी दोस्तों डायरेक्ट याद रखिएगा कि कल्प सूत्र की रचना किसने की है? कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार नियमों का उल्लेख किया गया। इसको दोस्तों आप लोग डायरेक्ट रिलेट कर पाइएगा। आचारांग का संबंध आचार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट में दोस्तों भागवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डालता है। यह भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भागवती सूत्र में महावीर के जीवन के शैलियों पर प्रकाश डालता है। जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई है। तो दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा, जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई है। 12वीं शताब्दी में लगभग 1300 ईस्वी में परिशिष्ट परवन की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लौकिक साहित्य यानी अन्य साहित्य। तो नेक्स्ट अन्य साहित्य में क्या बोल रहा है? ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य चाणक्य ने की है। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा कि मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं एवं सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। दोस्तों इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि कलहन का क्या लिखे थे? राजतरंगिणी। कलहन का राजतरंगिणी ने लिखे हैं। तो इसमें 8 सर्ग है। राजतरंगिणी में 8 सर्ग है
जिन्हें तरंग कहा जाता है। कल्हण द्वारा रचना क्या है दोस्तों? रास तरंगिणी। इसमें 8 तरंग है। कल्हण कहाँ के थे दोस्तों? तो कश्मीरी कवि थे। तो इसमें कश्मीर के शासक का वर्णन किया गया है। तो कल्हण जो थे कश्मीर के ही थे। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। रास तरंगिणी है। इसमें 8 सर्ग है। 8 सर्ग है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास को प्रथम क्या लिखा गया है, एक मिनट देख लेता हूँ। तो बोला जा रहा है इसमें दोस्तों, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास है। कल्हण द्वारा जो है संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं को लिखने का प्रथम प्रयास किया था। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता दोस्तों एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि ज्योतिष ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो गार्गी संहिता है। तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। तो यमन आक्रमणों का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? गार्गी संहिता में यमन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण के प्रथम पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। इसके लेखक पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों कौन से हैं? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और रास तरंगिणी के लेखक कल्हण। ये भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी पूछ लेगा दोस्तों कि अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? तो अष्टाध्यायी के प्रथम पुस्तक लेखक पाणिनि में किया गया है। तो इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य कालीन के राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा कि जो अष्टाध्यायी है व्याकरण की पुस्तक ही है, जो इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला? 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। तो चचनामा पुस्तक दोस्तों अरबी में लिखा गया है। यह कब लिखा गया? 13वीं शताब्दी में। अब हम लोग आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण में हम लोग देखते हैं। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो प्रमुख जानकारी में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी आए, अरबी आए, चीनी यात्री सम्मिलित थे। तो दोस्तों विदेशी यात्री में सबसे ज़्यादा कौन कौन से थे? चीनी यात्री थे, अब ना ये अरबी थे, यूनानी थे और रोमन थे। तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक के हम लोग देखने वाले हैं। तो यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत में हमें सिकंदर का आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है। जो सिकंदर के समकालीन था उसका भारतीय राजा कौन था? सेंड्रोकोटस, जो यूनानी लेखक स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया है। तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने क्या किसके बारे में लिखा है दोस्तों? तो मेंड्रोकोटस और सिकंदर के बारे में लिखा है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस एवं फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। तो दोस्तों एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम उल्लेख किया है। स्ट्रेबो डियो क्या है दोस्तों? एक मिनट कहा गया। स्ट्रेबो डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लासिकल लेखक किसे कहा जाता है? स्ट्रेबो को कहा जाता है, डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान को क्लासिकल लेखक कहा जाता है। इसको दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा कि स्ट्रेबो, डियोडोरस
प्लिनी और एरियन। डियोडोरस, प्लिनी, एरियल और स्ट्रेबो को क्लासिकल लेखक के रूप में कहा जाता है। टेशियस या ईरानी राजवैद्य था। टेशियस कौन था? ईरानी राजवैद्य। टेशियस ईरानी राजवैद्य। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध वर्णन। तो दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस का बुक का नाम क्या था दोस्तों? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी है दोस्तों? तो हिस्टोरिका अपना हेरोडोटस ने लिखे हैं। निरियाकस, अनेस्क्रिटियस, अरिस्टोबुलस ने ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन। इनका विवरण अधिक प्रमाण व विश्वसनीय था। तो दोस्तों सिकंदर के समकालीन का जो विवरण लिखा है, किसने लिखा? निरियाकस, अनेस्क्रिटियस, अरिस्टोबुलस ने लिखा है। टोलमी 2वीं शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है इसमें। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लिनी, टोलमी का जो है 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। 2वीं शताब्दी में टोलमी ने भारत का भूगोल नामक बुक लिखा। टोलमी के जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी पुस्तक लिखी। ये भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी किसने लिखी? तो टोलमी ने लिखी। डायोनिसस मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फिया के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। दोस्तों ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का आ गया दोस्तों डाइमेकस, सीरियाई राजा एंटियोकोस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। तो दोस्तों नेक्स्ट इसको इससे रिलेट कीजिएगा कि डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों मेगास्थनीस किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मेगास्थनीस के बुक का नाम क्या है? इंडिका नाम है। तो प्लिनी, इसकी रचना नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? नेचुरल हिस्टोरिका। ईसा की प्रथम सदी व लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली मध्य होने वाले व्यापार एवं वनस्पतियों के खनिजों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीनी लेखक में हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्रियों का वर्णन। तो भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध अनुयायी थे। इनमें प्रमुख थे फाहियान, वैनसांग। तो चलिए सबसे पहले फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी के तक के दरबार में भारत आया। फाहियान कब आया था दोस्तों? विक्रमादित्य के दरबार में आया था 375 से 1415 ईस्वी के बीच में। तो 399 से 1414 तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। दोस्तों क्या किया? 399 से 1414 तक यानी 15 साल तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों तक भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन शासक की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। तो फाहियान दोस्तों किसके दरबार में आया था? विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 मिनट। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्वेनसांग के बारे में। दोस्तों ह्वेनसांग क्या बोल रहा है? 7वीं सदी से में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग कब आया दोस्तों? 7वीं सदी में आया। तो वह भारत में रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा
विवरण CUK नामक पुस्तक में है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो कि हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, हर्ष जो वर्धन था उसके शासनकाल में कौन आया था? ह्वेन सांग आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका पुस्तक का नाम क्या था? CUK। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विल ली इसके द्वारा लिखित ह्वेन सांग की जीवनी से संबंधित हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ह्वेन सांग की जीवनी से संबंधित हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। उसके बाद दोस्तों आ गया माँ त्वान लिन हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण। हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण किस में मिलता है? तो माँ त्वा लिन का हर्ष के पूर्व का विवरण मिलता है। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर हम लोग देखने वाले इत सिंह। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत की स्थिति का वर्णन किया। तो इत सिंह दोस्तों कब आया था? 7वीं शताब्दी में। और इसने किसमें बारे में लिखा है? तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों सुंग यून दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। सुंग यून यह 1518 ईस्वी में भारत आया था। 1518 ईस्वी में सुंग यून आया। तो चलिए अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। सुंग यून जो थे 3 वर्ष तक भारत में रहा और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 518 ईस्वी में आया था। अब आ जाते हैं दोस्तों अरबी लेखक की ओर। अरबी लेखक में अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो अल बरूनी कब आया दोस्तों भारत? 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आया था दोस्तों? महमूद गजनबी के साथ। अल बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और सुंदर प्रकाश डाला। तो अल बरूनी का किताब का नाम क्या है दोस्तों? तहकीक-ए-हिंदी जो कि है अल बरूनी के किताब। तो उसने क्या किया था दोस्तों? भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। अल बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज्य ज्योतिषी बना दिया। तो दोस्तों महमूद द्वारा किसे बंदी बनाया गया था? अल बरूनी को बनाया गया था। बाद में उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत में आया। सुलेमान कब आया था दोस्तों? तो 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासक और पाल शासकों के विषय में ये लिखा है। तो दोस्तों सुलेमान जो था किस को लिखा है? तो पाल शासकों का और प्रतिहार शासकों का बारे में लिखा है। फिर नेक्स्ट मेरा है अल मसूदी। अल मसूदी में क्या है दोस्तों? 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत आया। ये दोस्तों 10वीं शताब्दी में आया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया। तो और अल बरूनी दोस्तों 11वीं शताब्दी में। तो इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले सुलेमान आया, फिर अल मसूदी आया, फिर अल बरूनी आया। सुलेमान आया, अल मसूदी, अल बरूनी। तो अल मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री था। अल मसूदी भारत आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश की जानकारी कौन देता है? अल मसूदी देता है। और सुलेमान जो था वो कौन सा? पाल वंश की और प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर इब्न बतूता। यह अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है इब्न बतूता, जिसे रेहला कहते हैं। तो रेहला किसने लिखा है दोस्तों? इब्न बतूता ने। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया।
यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया, तो इब्न बतूता को नियुक्त किया। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कब किया था? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो अन्य लेखक, अब हम लोग आ गए अन्य लेखक में आ गए हम लोग तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक है। इसने कांग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तारानाथ जो था वो तिब्बती लेखक था और ये कांग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग आ गए 2 नंबर पर मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो कब आया था दोस्तों? 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। और तारानाथ दोस्तों तिब्बती लेखक था। इन्होंने तंग्यूर और मंग्यूर लिखा। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं भारतीय प्राचीन भारत। 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। प्राचीन भारत परिचय। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही इतिहास कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो इतिहास किसको कहते हैं? अतीत में जो घटना घट चुकी है उसकी जो जानकारी देते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों प्राचीन भारत को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कर रहा है? इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों को कोई लिखित साधन या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि आदमी पढ़ लिख नहीं सकता था, तो इसमें इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा नंबर पर दोस्तों आ गया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला का प्रमाण तो मिले, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में क्या बोल रहा है कि मतलब कि उसमें तो लिख दिया लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने लिखा क्या। तो मतलब लिखना है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया गया है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्यकाल आता है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं और वैदिक सभ्यता को भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, जिसमें मानव सभ्य बन चुका है तथा उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, इसे ऐतिहासिक काल का आता है। तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं और उससे पहले के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।